नेताजी की मौत एक्सीडेंट या असैसिनेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस स्टोरी की बात कर लेते हैं जो स्टोरी हमें बेची गई है। जी हाँ, 17 अगस्त के दिन नेताजी वियतनाम से मंचूरिया के लिए निकलते हैं। मंचूरिया जो करंटली चाइना में है। जी हाँ, ये जो जर्नी होती है ये अराउंड 4500 किलोमीटर्स की होती है और इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए नेताजी जिस प्लेन का यूज करते हैं वो मित्सुबिशी का K921 प्लेन होता है, जिसकी जो रेंज होती है वो 2700 किलोमीटर्स की होती है। तो इससे जो प्लेन है उसको रिफ्यूल करना पड़ेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। जी हाँ, तो इसीलिए जो प्लेन है वो बीच में रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है। इन सब चीजों को याद रखिएगा। रिफ्यूलिंग के लिए जो सिटी चूज करी जाती है उसका नाम ताइको होता है, जो कि करंटली ताइवान में है। जी हाँ, और 17 अगस्त को प्लेन लैंड करता है रिफ्यूलिंग के लिए और जस्ट उसके एक दिन बाद 18 अगस्त को वापस टेक ऑफ करता है रिफ्यूल करने के बाद। ये सब कुछ जो चल रहा है ना, इसे याद रखिएगा। प्लेन कुछ ही किलोमीटर का रेडियस कवर करता है और अचानक से किस तरह का मैलफंक्शन होता है और प्लेन में आग लगना शुरू हो जाता है और जिस कारण प्लेन डिसबैलेंस होता है। ये सब कोइंसिडेंस होता है। प्लेन में जब नेताजी का जो कैबिन होता है वो जो फ्यूल वाला पोर्शन होता है उसके पास होता है, जिस कारण जब वो पोर्शन बर्स्ट होता है तो नेताजी के शरीर में ईंधन लग जाता है, जिससे जो उनकी बॉडी है वो आग पकड़ लेती है और 3rd डिग्री बर्न उनकी बॉडी में हो जाता है। लेकिन ऑन द स्पॉट उनकी डेथ नहीं होती है, ऐसा मेंशन किया गया है। जी हाँ, आफ्टर दैट उन्हें ननमन ब्रांच के एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इलाज के लिए। जी हाँ, और वहां पे वो कोमा में चले जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है और ये जो ट्रीटमेंट है करीब 8 से 10 घंटे चलता है। उसके बाद करीब 10 बजे उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा जो है रिपोर्ट में मेंशन करा गया है। जी हाँ, बट ये जो कहानी है ये कहानी हमें बेची गई है। चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। कोइंसिडेंटली नेताजी की मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल से ही गायब हो चुकी है। जिन डॉक्टर्स ने नेताजी को बचाने की कोशिश की, उनका ट्रीटमेंट किया, उन डॉक्टर्स का आज तक पता नहीं लग पाया है। नेताजी जैसे प्रोमिनेंट लीडर जो कि एक प्लेन क्रैश के बाद हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनके कवरेज के लिए किसी भी तरह का मीडिया हाउस नहीं पहुंचा और बेसिकली जहां पे प्लेन क्रैश हुआ वहां की भी कोई फोटोग्राफ नहीं है या किसी भी तरह का मीडिया कवरेज नहीं है, जबकि बेसिक प्रोटोकॉल ये कहता है कि किसी भी तरह का प्लेन क्रैश अगर कहीं होता है तो उनकी फोटोज बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे पता लगा जा सके रीजन। सब कुछ मिस्टीरियस ही है यहाँ पे। नेताजी अपने साथ 90 किलोग्राम गोल्ड कैरी कर रहे थे प्लेन में। गोल्ड मतलब ज्वेलरीज। जी हाँ, और ये सारा कुछ मैटर खत्म होने के बाद जब जापान ने रिटर्न किया गोल्ड तो अराउंड 11 किलोग्राम था। जी हाँ, और सारा कुछ मिस्टीरियसली चल रहा था। जापान के लॉज के अकॉर्डिंगली बंदे के डेथ के 24 आवर्स के बाद ही उसका क्रिमिनेशन करा जा सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। नेताजी की डेथ हुई 18th को, उनका क्रिमिनेशन हुआ 21st को और ये जो न्यूज है ये जनता तक पहुंची 23rd को। ये सब इतना डिले चल रहा था, 5 दिन तक लोगों को कुछ हवा ही नहीं थी। जी हाँ, देखो प्रोटोकॉल होता है कि किसी के डेथ के बाद जब उसका क्रिमिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो हॉस्पिटल उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, बट नेताजी के केस में ऐसा नहीं हुआ। उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आज तक प्रोवाइड नहीं कराया गया। इवन उनकी फैमिली को भी तब इन्फॉर्म कराया गया जब उनका क्रिमिनेशन कंप्लीट हो चुका था और कहीं भी किसी भी तरह के रिपोर्ट में जो क्रिमिनेशन ग्राउंड होता है वो मेंशन नहीं किया गया। मतलब अभी तक ये पता ही नहीं कि उनका क्रिमिनेशन कहां हुआ। जी हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई कि नेताजी के क्रिमिनेशन के बाद भी उनकी फैमिली को उनकी अस्थियां प्रोवाइड नहीं कराई गई। उनकी जो अस्थियां हैं रेंकुजी म्यूजियम में आज भी पड़ी हुई है। जी हाँ, उनकी फैमिली मांगते मांगते पागल हो चुकी है, लेकिन उन्हें आज तक प्रोवाइड नहीं कराई गई है उनकी अस्थियां। नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनना, हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स गायब हो जाना, ये जो सस्पिशियस चीजें हैं, इससे हमें ये तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ झोल तो है। ईयर 1956 में शाहनवाज कमीशन बिठाया गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत ये मान लिया गया कि जो नेताजी की डेथ है वो प्लेन क्रैश में हुई थी। फिर आगे जाके 1970 में खोसला कमीशन बिठाया गया, जिन्होंने कंक्लूड किया कि जैसे कि शाहनवाज कमीशन के द्वारा बताया गया है कि जो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई है, उन्होंने भी उस चीज को सेम कंसिडर कर दिया। जी हाँ, फिर 1919 में आई मुखर्जी कमीशन और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ताइवान गई रिसर्च करने के लिए इसके ऊपर, और उन्होंने जो रिसर्च पेपर बाद में सबमिट किए उन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए। जी, उनके रिपोर्ट में मेंशन था कि ताइवान के ऑफिशियल्स की तरफ से उन्हें एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जिसके तहत नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी या कोई प्लेन क्रैश हुआ था। मुखर्जी कमीशन ये तो नहीं पता लगाई कि नेताजी की डेथ हुई कैसे है, बट हाँ, उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि नेताजी की जो डेथ है वो प्लेन क्रैश में नहीं हुई है।
नेताजी के डेथ के ऊपर हजारों पन्नों की रिसर्च काफी पहले ही कर दी गई है, लेकिन ये जो ऑफिशियल्स हैं बेसिकली इन्हें पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, इन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। जी हाँ, उल्टा जो भी पेपर पब्लिक के लिए खोले गए हैं वो कहीं से कट गए हैं, फट गए हैं, जल गए हैं, मतलब वो पुराने जंग खाए पेपर की तरह ही दिखते हैं। देखो ये सारे दस्तावेज भारत सरकार की तिजोरी में रखे गए हैं, फिर भी इन दस्तावेज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कट रहे हैं, फट रहे हैं या रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं, ये तुम लोग समझ ही सकते हो। देखो नेताजी की अस्थियां रेंकुजी म्यूजियम में रखी गई है, उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? इवन उनकी फैमिली ने डिमांड किया उनका डीएनए टेस्ट, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएनए टेस्ट के बाद पता लग जाए कि वो जो अस्थियां हैं वो नेताजी की हैं ही नहीं। तो इन सब के अगेंस्ट में कई सारी थ्योरियां हैं, बट अपन सबसे सटीक थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, गुमनामी बाबा। जी हाँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि नेताजी जो प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं, मैंने आप लोग को बताया था प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए रुका था, तो वहीं पे नेताजी उतर गए, उन्हें अंदेशा हो गया था। उसके बाद वो अयोध्या में आके एक बाबा का रूप ले लिया उन्होंने, और उसके बाद बाबा बन के घूमने लगे। और ये जो फोटो है अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस टाइम पे फोटोशॉप होता नहीं था, और इस फोटो को नेताजी की फोटो के साथ कंबाइन करने के बाद जो सिमिलरिटीज है वो आप लोग देख ही रहे हैं। जी हाँ, देखो जब इन बाबा की डेथ हुई तो इनका जो सामान था उसके ऊपर रिसर्च हुआ, मतलब खोजबीन की गई, तो उसमें से सबसे पहले एक बाइनोकुलर निकला जिसे जर्मन नाजी आर्मी यूज किया करती थी। जी हाँ, और नाजी आर्मी यूज किया करती थी, जर्मन यूज किया करती थी, ये काफी रिलेटेबल है। दूसरा, बोस के कई सारे दस्तावेज निकले जिसमें से बोस के स्टैम्प्स थे। अब इनके दस्तावेज में बोस के स्टैम्प क्या कर रहे हैं? और तीसरा जो सबसे बड़ा एविडेंस था वो एक टेलीग्राम निकला। जी हाँ, और ये जो टेलीग्राम था पवित्र मोहन राय ने बोस जी को लिखा था। मतलब बोस जी का जो टेलीग्राम था वो इन बाबा के पास क्या कर रहा है? तो मतलब ये जो एविडेंस है अपने आप में काफी सच्चाई बयां करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि बोस सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स में से एक थे, तो उनके कई दस्तावेज भी उसमें इंक्लूड थे, और बाबा के हाथ से लिखे हुए कई सारे दस्तावेज भी उसमें मौजूद थे, जिसे अगर गवर्नमेंट चाहती तो जो बोस की हैंडराइटिंग थी उनके साथ मैच करके ये पता लगा सकती थी कि हैंडराइटिंग सेम है या नहीं है। जी हाँ, बट ऐसा करा नहीं गया। और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, ये भी टाइमली गायब हो गए। गवर्नमेंट के हाथ से डॉक्यूमेंट्स गायब हो रहे हैं, मजाक है क्या? आप खुद सोच के देखिए, गवर्नमेंट के हाथ से डॉक्यूमेंट्स गायब हो रही हैं, ये अपने आप में सस्पिशियस नहीं है? मेरे अकॉर्डिंगली तो ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस। देखो माना तो ये भी जाता है कि बोस के डेथ के बाद सीबीआई करीब 20 साल तक उनके घर की निगरानी करती है। जी हाँ, कई सारी थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी ये भी है बोस को रशिया से ताइवान ले जाया गया। जी हाँ, और उन्हें वहां पकड़ के रखा गया और नेहरू जी के कहने पे उन्हें मरवा दिया गया। ये जो थ्योरी है इसके बारे में तो जीडी बख्शी साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू क्या मतलब एक पॉडकास्ट या कुछ भी बोल लो, उसमें बताया है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जी हाँ, अगर आपको इस थ्योरी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, द मित्रोकिन आर्काइव, जिसे केजीबी के एक ऑफिशियल ने खुद प्रिंट करवाया है, मतलब खुद लिखा है बेसिकली। जी हाँ, इंडियंस के लिए बुक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बट जानना भी जरूरी है। बुक में मेंशन करा गया है कि जो स्पाइस के लिए बेसिकली इंडिया एक डिज्नीलैंड था और पूरा भारत सेल पे था। एलिजेडली इस बुक में मेंशन किया गया है नेहरू जी की जो बेटी थी इंदिरा, बेसिकली उन्हें ये वानो बोलते थे, एजेंट वानो। जी हाँ, उनके पास पैसे से भरे भरे संदूक पहुंचाए जाते थे। अब वो क्यों पहुंचाए जाते थे वो पता नहीं। के अकॉर्डिंगली पूरा भारत केजीबी चला रही थी। जी हाँ, वानों के पास पैसे से भरे संदूक आते थे, जिस कारण केजीबी का कंट्रोल था पूरे इंडिया में, इस बुक के अकॉर्डिंगली। देखो पुराने डॉक्यूमेंटेड चीजों में ये चीज भी मेंशन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात कही थी कि अगर बोस देश के पीएम बनते हैं तो उन्हें अलग से कंट्री नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो देश का बंटवारा नहीं होता, देश का बंटवारा नहीं होता तो जो नेहरू हैं वो देश के पीएम नहीं बनते। देखो शास्त्री जी और बोस दोनों का केस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दोनों की जो डेथ्स हैं वो फॉरेन सॉइल में हुई, और दोनों के जो डेथ के केस हैं उसमें केजीबी का नाम उछला, और इन दोनों के डेथ से फायदा एक पार्टी को हुआ। शास्त्री जी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऊपर पिन कर दिया है। बेसिकली बोस एक विजनरी नेता के रूप में सामने आ रहे थे। अगर वो नेता बन जाते हैं तो भारत आज कहां से कहां पहुंच जाता। बोस के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए उनके लाइफ स्टोरी के ऊपर, तो मैं वो भी बना दूंगा। इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट है जो वो नीचे पिन कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। INA leader Subhash Chandra Bose wants to read out a message for you.
আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বক্তব্য গাঢ় সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি